गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि पीएम की शक्तियां कैसे बढ़ रही हैं और किस तरीके से पीएमओ और सेक्रेटेरिएट काम करते हैं। जरा हम देखें कि एक तरफ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरफ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये बात आप जानते हो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में स्ट्रक्चर क्या है? मंत्रालय। बिकॉज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? इधर से पीएम, प्रधानमंत्री, ये तो हेड होता है, और उसके बाद क्या है? मंत्री, कैबिनेट मंत्री। मेंबर ऑफ ए कैबिनेट। और कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री या उपमंत्री। ये पहला है संसदीय शासन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तब हम समझेंगे जब जरा हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें। इस पूरे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो प्रशासनिक संरचना है, जरा वो हम देख लें। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर? क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। एक परमानेंट, दूसरी नॉन परमानेंट। तो जब तक हम नॉन परमानेंट या टेम्पररी कह लो, तो ये हमारी है पूरी, ये संसदीय शासन को तब नहीं समझेंगे जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये बातें लिखी गई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में है द टॉप कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। और दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी ये सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है। किसी भी आईएएस ऑफिसर की जिंदगी में हमेशा प्रयास होता है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी जैसा ऑफिस होल्ड करे। यानी डीएम बनना और कलेक्टर बनना तो नीचे वाली बात है, सबसे बड़ी बात है कैबिनेट सेक्रेटरी बन सके। क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट कौन करता है? पीएम। अपॉइंट पीएम करता है। तो अब कैबिनेट सेक्रेटरी का आप याद रखो, जिनके अपॉइंटमेंट का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उनको लॉजिकली पीएम ही अपॉइंट करता है। तो पीएम कैबिनेट सेक्रेटरी का मूल काम क्या होता है? कैबिनेट की बैठक बुलाना। यानी जो काम हमने पीएम का देख रखा था वर्चुअली, वो काम होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। यानी मिनिस्टर की बैठक बुलाना है, कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा। कोई एजेंडा रखना है, कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा। इशू डिस्कशन करना है, कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा। इसका मतलब बच्चों जरा सोच के देखो, कैबिनेट की मीटिंग बुलाना, उनका इंतजाम करना, सारा काम ये एक आईएएस ऑफिसर का होता है। इसीलिए लोग, इसका मतलब ऐसे आप समझो, एक कैबिनेट सेक्रेटरी के फोन में 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नंबर होते हैं, या सारे कैबिनेट मिनिस्टर के नंबर होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी सीधे पीएम को असिस्ट करता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, तो कैबिनेट सेक्रेटरी का मूल काम क्या है कि पीएम के बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली लेके आगे बढ़ना। और इसलिए बात कही जाती है कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन करेगा, क्योंकि हमारे जैसे पीएम क्या करता है? पीएम बड़े सारे मंत्रियों के बीच में समन्वय सामंजस्य करेगा। व्हाट इज द टास्क ऑफ पीएम? मेंटेन हार्मोनी, कोऑर्डिनेशन। बड़े सारे मिनिस्टर के बीच में हार्मोनी होगी, कोऑर्डिनेशन होगा। ये काम किसका होगा? पीएम का। बाकी इसी काम को कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। अब कैबिनेट सेक्रेटरी अकेले सारा काम कैसे कर लेगा? इसलिए एक एक कैबिनेट सेक्रेटरीट है हमारे देश में। हमारे देश में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की सहायता के लिए
होगा एडिशनल सेक्रेटरी। एक एडिशनल सेक्रेटरी, और एडिशनल सेक्रेटरी का मतलब होता है आपका लिए सहायक सहायक सचिव, या आप कह लो कि अतिरिक्त सचिव, सब आईएएस होते हैं। फिर उसके बाद होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। उसके नीचे फिर होता है डिप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव। और सबसे नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी, उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर। ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं। उसके नीचे फिर जो एसएससी वगैरह एग्जाम से आते हैं वो सब उसके नीचे आते हैं, सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद टाइपिस्ट, स्टोनो क्लर्क। तो आप इसलिए कहा जाता है जब मिनिस्ट्री का आकार बहुत ज्यादा होता है तो उसमें ऑफिसर्स की संख्या बढ़ती है। यानी कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप पे रहेगा, उसको असिस्ट करेगा नीचे वाला सेक्रेटरी। लेकिन बात ध्यान में रखने की है कि जिस मंत्रालय में बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे उसमें एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की संख्या बढ़ेगी। ये सारे ऑफिशियल काम ये सब करते हैं, लेकिन हमारे मिनिस्टर तो केवल दिखता है कि सारे मिनिस्टर काम करते हैं, रियल में सारा काम ये करता है। अब आप कहोगे फिर सर ये बताओ, एक हमारे यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरिएट है, एक हमारे यहाँ कैबिनेट सचिवालय है, दूसरा हमारे यहाँ है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो ये भी हमें देखना है कि दूसरा हमारे यहाँ क्या है, केंद्रीय सचिवालय। एक है कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस ऑफिसर है, जो पीएम को असिस्ट करता है और सारी कैबिनेट की बैठक, यानी जो पीएम का पूरा काम है, पीएम का पूरा काम दे दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को। और कैबिनेट सेक्रेटरी अपने असिस्ट को रखता है और असिस्टेंस को रख के वो काम पीएम को असिस्ट करेगा। उसी के साथ हमारे यहाँ पे है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय। ये बच्चों सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कोई जगह नहीं है, कि हमारे सारे मंत्रालयों का, क्योंकि हमारे मंत्रिपरिषद में आप जानते हो सारे मंत्री होते हैं, तो सारे सचिवालय, नाम से सचिवों का समूह। तो हमारे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है वो क्या है, ये सारे मंत्रालयों का सामूहिक नाम, मंत्रालयों का कलेक्टिव नाम है। जैसे हम कहते हैं फल, फ्रूट, तो फ्रूट इज अ कलेक्टिव नेम, फ्रूट तो कलेक्टिव नेम है ना। ऑरेंज, बनाना, जिसमें संतरे हैं, केला है, मैंगो है, इन सबका एक सामूहिक नाम क्या है, फ्रूट। फ्रूट कोई चीज होती नहीं, वैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कोई चीज नहीं होता। और सच मान लीजिए फूड, फूड में क्या होता है, राइस होता है ना, दाल होगा, चावल होगा, अचार होगा, तो ये इसको एक कलेक्टिव नाम कहते हैं फूड। वैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अपने आप में कोई सेक्रेटरी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज, कलेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री। ये क्या होता है, ये पूरे मंत्रालयों का एक समूह हो जाता है, कलेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री हो जाती है। अब मंत्रालयों के समूह का मतलब है, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कौन होगा, इसमें गृह मंत्रालय भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए, उसमें रक्षा भी होगा, डिफेंस होगा, उसमें शिक्षा भी होगा, डिफेंस होगा, उसमें शिक्षा होगा, एजुकेशन होगा। ये सारे मिनिस्ट्रीज का कलेक्टिव नाम क्या है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये सारे जो सारे मंत्रालयों काम को क्या करता है, एक साथ विजुलाइज करता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इसे दोस्तों सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कोई हेड नहीं होता। इसका मतलब है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्या है, हमारे यहाँ लगभग 55 मिनिस्ट्रीज का
ऑलमोस्ट हमारे पास 55 मिनिस्ट्रीज हैं, उन्हीं का एक सामूहिक नाम है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो अब दिल्ली में कभी आओगे देखोगे कृषि भवन एक जगह है यानी कृषि मंत्रालय, रेल भवन दूसरी जगह है रेल मंत्रालय। अब अभी 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 हमारे यहाँ क्या हुआ रहा कि नए सेंट्रल विस्टा में प्लान किया जा रहा है कि सारी मिनिस्ट्री एक साथ हों। तो मान लो कि अगर ये ठीक वैसा है जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं तो लिखते हैं कि आर्ट्स फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी। कई बार फैकल्टी तो एक ही है, उसके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो यहाँ से वहाँ जाने में प्रॉब्लम है कि हम एक ही साथ कर दें। ये प्लान किया जा रहा है। और आप याद रखो सेंट्रल एक एक सेक्रेटरी या सेंट्रल सेक्रेटरी जैसी कोई जगह तो है नहीं, कलेक्टिव नाम है, इट इज कलेक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज है। और हर मिनिस्ट्री में एक मंत्री बैठेगा, उसके नीचे सेक्रेटरी बैठेगा। इसका मतलब है कि हर मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है? सेक्रेटरी। हर मिनिस्ट्री को हेड कौन करेगा? सचिव। भाई हर मिनिस्ट्री में कौन होगा? पहला एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, दूसरा उसको सहायता देने वाला मिनिस्टर होगा, राज्य मंत्री होगा, उप मंत्री होगा। उनको प्रशासनिक सहायता कौन देगा? सेक्रेटरी। तो एक अलग से होम सेक्रेटरी है, एक अलग से डिफेंस सेक्रेटरी है, एक अलग से हमारे यहाँ जितने मंत्रालय उतने सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी मैंने पहले बताया टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर है। सेक्रेटरी मीन्स आईएएस ऑफिसर। अपने गांव वाला सेक्रेटरी मत समझना दोस्तों, हमारे गांव में भी सेक्रेटरी होता है, पंचायतों को भी सपोर्ट करने के लिए सेक्रेटरी होता है। ये वाला सेक्रेटरी नहीं है, ये तो सारे मंत्रालयों का सेक्रेटरी होता है, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होता है सारे। और सच मानो यही दोस्तों पूरा देश तो यही सेक्रेटरी चलाते, आईएएस चलाते पूरा देश। इसलिए बच्चों देखो पैसा कमा लेना एक अलग बात होती है। कई लोग कहते हैं हम आईएएस ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, पावर में होना दोस्तों अलग बात होती है। आज की डेट में हमारे यहाँ किसी मिनिस्टर से मिलना है तो आपको बड़े प्रॉब्लम होती है, मिनिस्टर कहलवाना भैया हमारा काम है। और आईएएस ऑफिसर मिनिस्टर साथ बैठता है। हमारे गांव में तो कोई बच्चा विधायक के साथ फोटो खिंचवा कर अपनी फोटो फेसबुक पर डाल देता है, देखो हम विधायक जी के साथ बैठे थे। ये तो रोज ही मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, तो आप सोचो कितने पावरफुल है। रोज ही मिनिस्टर साथ बैठ रहे हैं, तो जरा सोच कर सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी के नीचे फिर वही बात आएगी। सेक्रेटरी के नीचे कौन आएगा? फिर वही ज्वाइंट सेक्रेटरी। उसके नीचे कौन आएगा? सॉरी एडिशनल, पहले एडिशनल सेक्रेटरी आएगा। तो हर मंत्रालय में ये सारे काम होते हैं, तो एडिशनल सेक्रेटरी आएगा, उसके बाद फिर ज्वाइंट आएगा। सारी संरचना ऐसी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है? सारे सेक्रेटरीज के बीच में कॉम्बिनेशन, समन्वय, सामंजस्य करेगा। और एक एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी क्या करेगा? मंत्रालय का। मान लो कि ये बात देखना है कि डिफेंस सेक्रेटरी किसको सलाह देगा? रक्षा मंत्री को। इसलिए आप देखोगे कई बार सेक्रेटरी सीधा रक्षा मंत्री को सलाह देता है। आपको याद होगा कि बहुत सारे हमारे मंत्री हैं, सेक्रेटरी सीधा राज्य मंत्री को सलाह नहीं देता, सीधे सलाह किसको देगा? रक्षा मंत्री को। इसलिए कई बार राज्य मंत्री होना कम पावरफुल होता है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल होगा, सर ये बताओ इससे पीएम का क्या रिलेशन है? बस उसी पर आ रहे हैं बच्चों। पीएम की बढ़ती शक्तियां कैसे प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित कर रही हैं, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यही बात तुम्हें देखनी है। तो आप देखोगे ये एडिशनल है, ये ज्वाइंट है, ये डेप्यूटी है, अंडर है, ये सेक्रेटरीट की पूरी ब्रांच है। इसका मतलब है कि मान लो मुंबई में कोई हाईवे बन रहा है, मुंबई में कोई हाईवे बना, ये तो काम नितिन गडकरी का है। अब कई बार आपको लगा भाई मुंबई में हाईवे बना तो नितिन गडकरी का उद्घाटन करना चाहिए पीएम महोदय का, तो पीएम महोदय कह सकते हैं भाई देखो मैं तो सारे मिनिस्ट्री का हेड हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि मान लो कोई हाईवे बनवाना है, कोई रेल का प्रोजेक्ट है, अश्विनी वैष्णव रेल प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अश्विनी वैष्णव रेल के प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे, राजनाथ सिंह ये तय करेंगे कि तेजस बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हाँ, उनको सलाह कौन देगा? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी निष्पक्ष सलाह देगा, सलाह मानना न मानना ये पॉलिटिशियन का मंत्री काम है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको, अब सवाल है कि पीएम की पावर बढ़ने के साथ साथ पीएमओ का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन आज की डेट में देखो दोस्तों, सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट का हाईएस्ट ऑफिसर है, कोई भी काम अगर उसकी जिम्मेदारी है करना। अब सवाल है, आप कहोगे सर अगर हम आपको ये बता दें कि सेक्रेटरी की फाइल जा रही है पीएमओ में,
आप कहोगे सर इसका मतलब है कि फिर सेक्रेटरी हाईएस्ट ऑफिसर नहीं रहा, इसका मतलब रक्षा मंत्री के हर काम को पीएम फिर देख रहा है। आज की डेट में कुछ ऐसा है। इसे कहा भी जाता है कि जब देखो पीएम की शक्ति बढ़ती है, थोड़ा सा पावर का सेंट्रलाइजेशन तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मिनिस्ट्रीज में क्या होता है कि प्रभावशाली मंत्री नहीं रहते, कमजोर मंत्री बना दिए जाते हैं। और अगर सेंट्रल सेक्रेटरिएट आपने देख लिया कि सेंट्रल सेक्रेटरिएट का मतलब है कि हर सचिव अपने अपने मंत्रालय का मास्टर होता है और फाइनल डिसीजन वही करेगा कि कौन से रेल का प्रोजेक्ट बनाना है, रेल मंत्री रेल सेक्रेटरी ये करेगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी है सेक्रेटरी ऑफ हाईवे, भाई राजमार्ग का सेक्रेटरी ये तय करेगा कि हमें सड़क बनानी है। अब वही तो फाइनल अथॉरिटी है। और देखो पीएम काम कब आता है, या मान लो दो सेक्रेटरी के बीच में, दो मंत्रालय के बीच आपस में कुछ झगड़ा हो जाए, दो मंत्रालय के बीच में समन्वय की बात हो, तब पीएम की रोल आना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो पीएम ही तय करने लगे कि रेल मंत्रालय क्या करेगा, रक्षा मंत्रालय क्या करेगा, तो थोड़ी आप बात कह सकते हो। कैसे? अब देखो दोस्तों, इसका मतलब है पहला कैबिनेट सेक्रेटरी, दूसरा केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, दूसरा पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब इसके बाद का क्या रहा है, अगर देखो पीएमओ, इसलिए बच्चों हमारे संसदीय शासन में पीएमओ जैसी इंस्टीट्यूशन की भूमिका नहीं है। संसदीय शासन के हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय की भूमिका होनी चाहिए। संसदीय शासन में पीएमओ क्या करेगा भाई? पीएमओ, क्योंकि पीएमओ को सहायता देने के लिए सेंट्रल केंद्रीय यानी कैबिनेट सेक्रेटरी है। अरे भाई प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी पहले से है, और प्रधानमंत्री काम समन्वय करना, सामंजस्य करना तो कैबिनेट सेक्रेटरी करेगा, उसकी जरूरत क्या है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आई, इसलिए अब देखो अब क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के प्रभावशाली बनने के साथ यानी पहले प्राइम मिनिस्टरियल सेक्रेटेरिएट इसका नाम था और स्थापित हुआ 1964 में, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। और ये भी याद है दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री थोड़ा प्रोफाइल उसका कमजोर होता है तो ब्यूरोक्रेट के पावर बढ़ते हैं, नौकरशाहों के पावर बढ़ते हैं, आईएएस ऑफिसर के पावर बढ़ते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 64 में विचार लाया कि प्राइम मिनिस्टरियल, भाई प्राइम मिनिस्टर का भी सेक्रेटरी होना चाहिए। तो बात ये बन गई कि भाई जब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के लिए पहले से ही कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर को सहायता देने के लिए तो कैबिनेट सेक्रेटरी पहले से है, प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी अलग से क्यों होना चाहिए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा देखो पीएम का रोल बड़ा तो होता ही है, नीति आयोग का चेयरपर्सन है, अंतर्राज्यीय परिषद को हेड करता है, मिनिस्ट्रीज को हेड करता है, अपना मंत्रालय भी, कार्मिक मंत्रालय भी उसके पास है, उसका भी तो कोई संभालने वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास जितने पीएम के पास डिपार्टमेंट है उसको हल करने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए बच्चों क्या हुआ, इसलिए हमारे यहाँ आ गया कि सिस्टम कि नहीं भाई पीएम का भी अपना सचिवालय होना चाहिए, और पीएम सेक्रेटेरिएट इज लेटर नोन एज अ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। ये पीएमओ के रूप में आ गया, तो पीएम सेक्रेटेरिएट था पीएमओ के रूप में आ गया। और आप देखोगे अब क्या हो रहा है, इसलिए कहा भी जाता है संसदीय शासन में कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका होती है, संसदीय शासन में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की भूमिका होती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पीएमओ का आना ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब सी बात है। तो आप जानते हो पीएमओ में कौन आ गया, अब पीएमओ का प्रधानमंत्री उसका हेड है ही है, जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री है जो पीएमओ को देख रहे हैं। और उनके नीचे फिर कौन आएगा, वह प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव। अब पीएमओ का प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गया। अब जरा सवाल ये है, या कई बार स्पेशल सेक्रेटरी आ जाता है। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होता है। और आजकल अब देखते हो पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो निपेंद्र मिश्रा है।
और पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम आप बार बार सुनते होंगे, ज़्यादा पावरफुल है कैबिनेट सेक्रेटरी कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि आज की डेट में कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ी भूमिका किसकी हो गई? प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। G20 की मीट आपने देखा होगा, बार बार वही दिख रहे थे। लोग कहते हैं भाई ये संसदीय शासन के खिलाफ है। संसदीय शासन में तो कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका पहले आनी चाहिए। अब यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भूमिका आ रही है। हम दोनों पक्ष आपको बता देंगे कि खिलाफ है या अनुकूल है। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, स्पेशल सेक्रेटरी, उसके नीचे फिर वही होता है कौन? एडिशनल। उसके नीचे सारी अधिक्रमता हायरार्की जैसी है। उसके नीचे एडिशनल होगा, फिर उसके नीचे ज्वाइंट होगा, अतिरिक्त होगा, उसके नीचे अतिरिक्त होगा, फिर संयुक्त होगा, फिर वही बात है कि डेप्यूटी और अंडर सेक्रेटरी। ये पूरी अधिक्रमता हर मंत्रालय में एक जैसी होती है। लेकिन जरा सोच के देख लो, अब सवाल ये है कि आप कहोगे सर ठीक है, अगर पीएमओ बन गया तो क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर पीएमओ बन गया, देखो पीएमओ क्या करना चाहिए, जो पीएम जिस मंत्रालय को देख रहा है उसको देख ले। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मान लो कि सारे मंत्रालय की फाइल, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इन सब मंत्रालय की फाइल अगर पीएमओ के पास आने लगे, तो थोड़ा सा इस पे आप कहोगे सर ये बताओ फिर अलग अलग मंत्रालयों के सचिव का क्या मतलब रहा? इन सारे मंत्रालय की अंतिम फाइल कहाँ पर आ रही है? पीएमओ के पास आ रही है। लोग कह रहे हैं भाई इससे तो हमारे यहाँ संसदीय शासन में एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका नीचे आई, एक तो केंद्रीय सचिवालय की भूमिका नीचे आ रही है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम तो ये है कि सारी फाइल, और कहा भी जाता है चाहे रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, कुछ की भी फाइल रिपोर्ट तो अंतिम मुहर कौन लगाएगा? प्राइम मिनिस्टर कार्यालय। ये इसका मतलब है दो समानांतर संस्थाएं हमने चला रखी है। अगर आपको पीएमओ को ही सब कुछ करना है तो भाई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को खत्म कर दीजिए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्यों होगा? एक ही काम दो बार क्यों कोई करे? तो यहाँ ऑब्जेक्शन आ जाता है धीरे धीरे। जब पीएमओ काम बढ़ा तो उसमें सारे सेक्रेटरी, इसका मतलब सोचो डिफेंस सेक्रेटरी जो काम करेगा उसको जांच करने के लिए पीएमओ में एक अलग ऑफिसर बैठा होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको देखेगा फिर। इसीलिए कहा जाता है कि पीएमओ की बढ़ती भूमिका पावर को सेंट्रलाइज कर रही है। जबकि बच्चों, हमने संसदीय शासन पढ़ा था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक व्यक्ति की शक्ति नहीं होनी चाहिए। और एक ही व्यक्ति में शक्ति होगी तो हम तो अमेरिका जैसे मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। तो क्यों कहा जाता है पीएमओ की बढ़ती शक्तियां संसदीय शासन के खिलाफ है? तो हम दोनों आर्गुमेंट आपको बता दें और फिर इस पक्ष में भी आर्गुमेंट आपको दे दें, कैसे पक्ष में है कैसे विपक्ष में है। जरा दोनों पक्ष में आर्गुमेंट आपको दे, बेसिक मुद्दा ये है। तो राइजिंग पावर ऑफ पीएम, पीएम की पावर बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, राइजिंग पावर ऑफ पीएम के बारे में, पहला, व्हाट वी कैन राइट इन फेवर। पहले हम क्या क्या विपक्ष में कहेंगे, व्हाट अपोजिशन। हम आलोचना क्या करेंगे कि देखो पीएमओ के बढ़ने के साथ साथ, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बढ़ने के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका का अवमूल्यन हो रहा है। कैबिनेट सचिव की भूमिका का अवमूल्यन हो रहा है। अंडरमाइनिंग रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, पहला। केंद्रीय सचिवालय की भूमिका कम हो रही है। द रोल ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, द रोल ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज ऑल्सो डिवैल्यूड। और फिर आप देखेंगे पावर ऑफ शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा है।
कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है। ये देखो, ये अपने आप में आर्गुमेंट है इन अपोजिशन। कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका अवमूल्यित हो रही है, केंद्रीय सचिवालय की भूमिका कम हो रही है, शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, मंत्रालयों की स्वायत्ता कम हो रही है। इसे दोस्तों देखिए, हर मंत्री और प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, ये इसके अपोजिशन में आर्गुमेंट है। लेकिन अब आप देखोगे इसके पक्ष में फिर क्या तर्क है। दोस्तों हमने कल पिछली बार भी आपको बता दिया था, पक्ष में इसके तर्क है व्हाट वी कैन से इन फेवर। हमने पहले बता दिया था और ये मेंस में पूछा गया सवाल भी है, और मेंस के सवाल का इस तरीके से उत्तर देते भी हैं, पक्ष विपक्ष विश्लेषण, ये मेंस लिखने का तरीका है। पीटी में केवल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इतना सफिशिएंट है। सेंट्रल सेक्रेटरीट क्या है, इतना पर्याप्त है। लेकिन पीटी में तो हम मेंस में पक्ष क्या है विपक्ष, ये मेंस लिखने का उत्तर थे। हम आर्गुमेंट के द्वारा इस बात को लिखते हैं। और बच्चों यहाँ पे फेवर में आर्गुमेंट क्या है, अरे मेरे बच्चों देखो, ज्यादा मंत्रालय, हमने पहले बताया था, ये भी मेंस में सवाल पूछा गया है, क्या मंत्रियों की संख्या ज्यादा होना गुड गवर्नेंस के खिलाफ है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है इतनी बड़ी संख्या मंत्रालय है। और अगर पीएम, तो देखो पीएम इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, अरे भाई संवैधानिक रूप में पीएम बाकी मंत्रियों से पहले आता है। पीएम को कहा जाता है फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, यानी समकक्षों में पहले आता है। अरे भाई पीएम क्या कैप्टन है, कैप्टन को इतना रोल तो दीजिए, कैप्टन को रोल नहीं देंगे तो बात कैसे बनेगी। और बात यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि मंत्रालयों की संख्या बड़ी है, इसलिए पीएम क्या करता है, समन्वय सामंजस्य वाला काम करता है। पीएम एंश्योर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस मिनिस्ट्रीज। पीएम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। जब पीएम नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा। तो हमारे यहाँ 50 मंत्रालय है, कोई कुछ कहेगा, कुछ कोई कहेगा। और अब आपने देखा, इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, इसीलिए देखो पिछली बार सवाल किससे आया था, गति शक्ति मिशन से। नाउ पीएमओ इज लॉन्चिंग गति शक्ति मिशन। और गति शक्ति मिशन गति शक्ति मिशन जो पीएमओ ला रहा है, उसका पर्पस क्या है। देखो दोस्तों, नाउ 16 मिनिस्ट्रीज, 16 मंत्रालय के बीच 16 मंत्रालयों का एकीकरण किया गया है, समन्वय किया गया है, सामंजस्य किया गया है। 16 मिनिस्ट्रीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाया गया है। इसका मतलब है, अब देखो ऐसे किया जाएगा, देखो पीएमओ की बढ़त, दोस्तों बात बहुत सिंपल सी है रे भाई। अगर आप गठबंधन सरकार कोलिशन गवर्नमेंट देख लो, 9 दिन चले अढ़ाई को, वही हाल था यार। इवन 5 साल में कोई न प्रोजेक्ट समय पर बन पाता था। हमारे यहाँ भी सच मानो, पहले क्या होता, प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता था, उद्घाटन 3 बार होता था, पूरा नहीं होता था प्रोजेक्ट। अभी अब देखो प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। इसीलिए तो अभी आप देखोगे हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए हमको 5 महीने लगा है। 5 महीने में, 5.5 महीने में, तो सॉरी 5.5 साल, सॉरी 5.5 साल, मोर देन 5 ईयर हमें लैंड एक्वायर करने में, भूमि लेने में। और हुआ क्या, अभी जापान के, अभी देखो चाइना, देखो दोस्तों, जापान देखो, इनका रिकॉर्ड क्या है, कोई प्रोजेक्ट टाइमली करते हैं। टाइम का तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ये सारे प्रोजेक्ट टाइमली कर लेते हैं, और हमें पता चला कि प्रोजेक्ट अपना के शुरू कर दिया, पूरा कब होगा पता ही नहीं, कब पूरा होगा नहीं होगा। इसलिए बच्चों ये क्या है, इसलिए पीएमओ की पावर बढ़ नहीं रही है। ये कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, सामंजस्य, दोनों पक्षों में लिखना है, एक ही पक्ष में नहीं। और न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो क्या होता है, उसमें केवल हमें एक ही डायमेंशन बता दिया जाता है, तो गड़बड़ होता है मामला। इसलिए गति शक्ति मिशन पिछली बार में इनसे पूछा गया है, इसे मामला गति शक्ति मिशन का नहीं है, मामला समन्वय का है, सामंजस्य का है। ये दोस्तों कुल मिलाकर गति शक्ति मिशन हमने पहले बताया था, ज्यादा मंत्रालय कैसे काम खराब करते हैं। अब हमें मान लो कि कोई हाईवे बनाना है, तो हाईवे बनाना है तो हम पहले तो हाईवे बनाना है तो पर्यावरण मंत्रालय से एक फाइल जाएगी,
पर्यावरण मंत्रालय के पास फाइल जाके फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के पास जाएगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर कारपोरेशन, यानी इतने मिनिस्ट्रीज के पास फाइल जाएगी। यार ये बताओ कब कोई परमिशन दे रहा है, पता ही नहीं है। तो हम क्या कर लें, ऑनलाइन सबको जोड़ दिया है हमने। कौन प्रोजेक्ट कितने समय में चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, अब हमारे यहाँ नितिन गडकरी जो भी लिखेंगे अपने पोर्टल पे वो सीधा पीएमओ में दिखेगा। हमारे यहाँ रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जो लिखेंगे वो सीधा पीएमओ में दिखेगा। ये तो गति शक्ति मिशन है। यानी हमने क्या कर दिया, बात को ऐसे समझो, अरे भाई यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन उन डिपार्टमेंट का कलेक्टिव इवैल्यूएशन तो होना चाहिए, कहाँ कोई जा रहा है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर डिपार्टमेंट सोचे हम एग्जाम, कोई कहे हम एग्जाम जून में कराएंगे, वो डिपार्टमेंट कहे मई में कराएंगे, फिर तो हो गया काम। इसलिए गति शक्ति मिनिस्ट्री से हमने क्या किया है, और इसलिए पॉलिटी के सवाल में गति शक्ति से सवाल पूछा गया, इसका मतलब हमें लिखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसका समाधान क्या है। तो सारे 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाया गया है, सबको एक साथ। क्यों, अब देखोगे सागरमाला परियोजना, हम पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट को रेल के पास ले जा रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में और मिनिस्ट्री ऑफ रेल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेल में मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। इसलिए तो हमने लाया गति शक्ति मिशन। और कहा तो जाता है कि इससे क्या होगा, स्पीडी काम को फटाफट करेंगे, यानी ऑनलाइन परमिशन होगा, सबके प्रोग्रेस दिखते रहेंगे। और इसलिए क्योंकि अब तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें बाकायदा डेडलाइन तय किया जा रहा है, बाई 2024 हमें प्रोजेक्ट पूरा करना है, ये डेडलाइन दी जा रही है। ऐसा अब ये पहले जापान में होता था, चाइना में होता था, तो जापान का प्रधानमंत्री जिसने पैसा दे रखा है अहमदाबाद जापान हाईवे के लिए, वो भी हमारे आया, बहुत नाराज हुआ। उसने कहा भाई देखो हमने तो ऐसे दिया था, प्रोजेक्ट इतना विलंबित करोगे। इंडिया ने कहा नहीं नहीं भाई हम विलंबित नहीं कर रहे, और हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है गो। तो दोस्तों एक तो मिनिस्ट्री में कोऑपरेशन नहीं हो पाता, दूसरा सेंटर स्टेट के बीच में। इसके पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे थी सरकार, उद्धव ठाकरे परमिशन नहीं दे रहे थे। कई बार तो ऐसा भी होता है हमारे यहाँ, देखो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है भाई सब तक कॉम्बिनेशन नहीं करोगे दोस्तों, हर जगह अप्लाइड है ये। इसे डीएम साहब के पास कोऑर्डिनेशन की पावर है, तो डीएम साहब इसलिए सबको सुपरवाइज करते रहते हैं, वैसे बीएमओ सुपरवाइज कर रहा है। इसमें ये उसके पक्ष में आर्गुमेंट है। और दूसरी बात, इसका मतलब है कुल मिलाकर ना हमारे यहाँ पीएमओ का इंपॉर्टेंस है ना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का। मेरे बच्चों अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस, अरे सामाजिक न्याय, जल्दी काम हो जाए। ये गुड गवर्नेंस का जमाना है, आजकल का जमाना किसका है, गुड गवर्नेंस का। इसलिए, और गुड गवर्नेंस का मतलब है स्पीडी डिसीजन। आज 5G का जमाना है, तेजी से निर्णय हो जाए, यानी परिणाम, रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसीजर्स। परिणाम का महत्व ज्यादा है। अब ये नहीं कि केवल प्रोसीजर में ही पड़े हो और केवल कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सुशासन। इसलिए इसके पक्ष में तर्क है, समन्वय है, सामंजस्य है। और निष्कर्ष दोस्तों यही लिखोगे कि देखो कुल मिला के, अब ये बात नहीं लिखोगे तो कई बार लोग बड़ी गड़बड़ी बातें लिखते हैं। कई लोग कहते हैं प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी, कई लोगों ने कहा मोदी सम्राट हो गए हैं। अरे दोस्तों डेमोक्रेसी में लीडर इलेक्टेड होता है, और इलेक्टेड लीडर को जनता कभी भी हटा सकती है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री पावरफुल होता है पॉलिटिकली, तो जनता कारण, जनता उसे हटा सकती है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। और ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कर सकता है, हमें एग्जाम में लिखने में इन सब की परमिशन नहीं है। इसलिए हमें डिस्प्यूटेड बातें नहीं लिखनी है, बस ये निष्कर्ष हम लिख देंगे। इसलिए संवैधानिक रूप में कहा जाए या डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, ऐसा लगता है कि शक्तियों केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र का मर्म क्या है, सामाजिक न्याय। तो जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, देश का विकास नहीं होगा, तब तक आखिर में डेमोक्रेसी के मायने क्या है। अब डेमोक्रेसी के मायने ये भी तो नहीं बच्चों को हर 6 महीने में चुनाव ही होता रहे, डेमोक्रेसी के मायने नहीं है। इसलिए हम बीच का निष्कर्ष निकालते हैं। और इसे आपसे पूछा जाए कि क्या मंत्रालय के आकार और सुशासन के बीच क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हो ज्यादा बड़ा आकार होने पर, फिर उसमें पॉइंट वाइज 4 पॉइंट, यानी साइज ऑफ मिनिस्ट्री एंड सुशासन का ये भी मेंस में सवाल आया है। गति शक्ति मिशन पर आ जाती है, सारी बात आपको लिखनी है।
गति शक्ति मिशन पर आ जाए तो उसका एक देखो, गति शक्ति मिशन को इकोनॉमिक डायमेंशन अलग देखा जाएगा। वो हमें इकोनॉमिक डायमेंशन की बात नहीं करनी है, हमें पॉलिटी वाले पार्ट की बात करनी है। पीएमओ, सेंट्रल सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर्स, तो पॉलिटिक कॉन्टेक्स्ट में ऐसे उत्तर लिखा जाता है। और अगर मेंस में सवाल आ जाए कि मंत्रालयों की साइज, तो इसी के साथ हम पीएम की भूमिका खत्म कर देंगे। साइज ऑफ मिनिस्ट्रीज, मंत्रालयों का आकार और सुशासन के बीच क्या रिलेशन है। साइज ऑफ मिनिस्ट्री और गुड गवर्नेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो भी हम कुछ पॉइंट बता देंगे इसमें। तो भी इसमें कुछ पॉइंट बता देंगे कैसे। इसमें समस्या क्या है, मंत्रालयों का आकार बड़ा होगा तो फिर निर्णय विलंबित होगा, डिलेड डिसीजन, पहली समस्या आती है। मंत्रालय का आकार बड़ा होगा तो फिर समन्वय का अभाव, डिलेड डिसीजन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा। फिर इसमें क्या होगा, यानी प्रक्रिया बड़ी हो जाएगी परिणाम के बजाय, प्रोसीजर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर बिकम मोर इंपॉर्टेंट। प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है परिणाम के। तो ये मंत्रालयों का आकार बड़ा होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, समन्वय में निर्णय लंबित होगा, समन्वय का अभाव होगा। वो जो हमने विभिन्न मंत्रालयों को रिलेशन बता दिया था। और आप देखोगे इसका मतलब है फिर, क्योंकि सुशासन का मतलब क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, ट्रांसपेरेंसी, स्पीडी जस्टिस, स्पीडी गवर्नेंस। इसका मतलब है, अब भाई अगर ये मंत्रालयों का आकार बड़ा है, चूंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है दोस्तों, पॉलिटिक्स में तो हर आदमी मंत्री बनना चाहता है, इतना बड़ा देश है। अब चाइना जैसा तो हम कर नहीं सकते, अमेरिका में सोशल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें तो नॉर्थ ईस्ट से मंत्री लेना पड़ेगा, हमें किरण रिजिजू को रखना पड़ेगा, मेघवाल को भी रखना पड़ेगा, हमें राजनाथ सिंह को रखना पड़ेगा, और हम उधर गिरिराज सिंह को ऐसे छोड़ सकते हैं। यही इसलिए दोस्तों मिनिस्ट्री सबका साथ सबका विकास, इसीलिए लोकतंत्र में क्या होता है, इनक्लूसिव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में केवल ये नहीं हो सकता कुशलता कुशलता, इफिशियंसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि सब सामाजिक न्याय में सबको, पुरुष महिला, तमिल तेलुगु कन्नड़ी मराठी हिंदी, सबको साथ लाना है, तभी तो बात बनेगी। इसी को कहते हैं सर्वसमावेशी लोकतंत्र। केवल एक समूह का निर्णय हमारे यहाँ पर्याप्त नहीं होगा। तो इसीलिए अब ये समस्या है, अगर मंत्रालयों का आकार बड़ी समस्या है तो हमारे पास समाधान क्या है, गति शक्ति मिशन, ये समाधान है। गति शक्ति मिशन इज अ सॉल्यूशन। गति शक्ति मिशन इज सोल्यूशन। इसी तरीके से हम बात को लिखते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम प्रधानमंत्री की बात को यहाँ खत्म कर रहे हैं, पीएमओ की बात को। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब हम राष्ट्रपति कार्य देख लें, उसके बाद कार्यपालिका पर भी मंत्रिपरिषद का पहला देखा, और प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद काम खत्म किया। इसलिए दोस्तों मंत्रिपरिषद में पीएम की भूमिका समय के हिसाब से कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। अब यहाँ कुछ सवाल पूछना हो तो आप बताओ, फिर आप सवाल पूछ लो, आप कुछ अगर आपको लगता हो कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति में, कार्यपालिका में प्रेसिडेंट भी खत्म कर दें, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम संसद पर आएंगे। अब
अच्छा, किसी देखो बच्चों, आपके सवाल अब है, किसी बच्चे ने पूछा है शैडो, शैडो कैबिनेट क्या है? शैडो कैबिनेट बच्चों देखो, शैडो कैबिनेट विपक्षी दल के मंत्रालय को ही शैडो कैबिनेट कहा जाता है। सॉरी, विपक्षी दल के मेंबर को ही शैडो कैबिनेट, शैडो का मतलब होता है वेटिंग कैबिनेट, और वेटिंग कैबिनेट का मतलब है जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं मेंबर ऑफ कैबिनेट है, और जो विपक्ष में है द लीडर ऑफ अपोजिशन, और उनके मेंबर्स को ही शैडो कैबिनेट कहा जाता है। किसी बच्चे ने कहा पूरा आंसर क्यों नहीं दे रहा? पूरा आंसर भी दे देंगे बच्चों, हम आपको पीडीएफ करवा देंगे, चिंता मत करो, पूरा आंसर भी आपको दिया जाएगा। अपोजिशन का नंबर एक, वंस अगेन, अपोजिशन का पॉइंट नंबर 1 2, देखो यहाँ पे नंबर 1 2, देखो यही तो दोस्तों हमने बताया आपको भाई, जब अपोजिशन होगा, जब पीएम की पावर बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? पीएम में तो कैबिनेट सचिवालय की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और जब इसकी पावर बढ़ेगी तो भूमिका किसकी प्रभावशाली हो जाएगी? पीएम की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, पीएमओ की। हमारे पूरे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में टेक्निकली पीएमओ का रोल नहीं है, पूरे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी और सेंट्रल सेक्रेटरीट का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। हाँ, किसी बच्चे ने पूछा, बच्चों हम राइटिंग करवा देंगे आपको, एक आपको पीडीएफ में एक आंसर आपको भेज देंगे यहाँ से, 2 4 आंसर भी जो भी। प्लीज टेल वंस मोर पीएमओ पोजीशन पॉइंट्स इन इंग्लिश। देखो, इट मीन्स de-evaluation of role of a cabinet secretariat, undermining role of cabinet secretariat, then reducing the role of a central secretariat, reducing role of central secretariat, and concentration of power in hand of PM. Nishi is okay, or you can ask again. रिकॉल इलेक्शन करवा कर क्या पीएम को हटा? अरे मेरे बच्चों, रिकॉल को पीएम, अभी वो सब बातें मत करो, वो अलग इशू है। अब किसी बच्चे ने पूछा संघी संसदीय क्या है? अरे मेरे बच्चों, संघी पर आना बाकी है, अभी तो संसदीय पढ़ लो, फिर संघी पर आ जाए। पीएम कौन हटा सकता है मेरे बच्चों? पीएम को रिमूव करने का, हटाने का अधिकार इट ओनली बिलोंग्स टू लोकसभा, ये लोकसभा को हटाया जा सकता है। किसी बच्चे ने पूछा गति शक्ति मिशन क्या है? गति शक्ति मिशन परियोजनाओं को सही रूप में निश्चित समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच में एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिससे विभिन्न मंत्रालयों के काम को ऑब्जर्व किया जा सके, उनके फाइल को एक साथ निपटाया जा सके। कैबिनेट सचिवालय में कौन कौन से आते हैं मेरे बच्चों? कैबिनेट सचिवालय में देखो, सच में कैबिनेट सचिवालय एज अपने आप में कोई सचिवालय नहीं है। कैबिनेट सचिवालय जैसी बिल्डिंग नहीं होती, कैबिनेट सचिवालय एक आदमी है, बिल्डिंग होती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की। कैबिनेट सचिवालय का मूल काम क्या है? उसका है कोऑर्डिनेशन, समन्वय सामंजस्य बनाए रखना, समन्वय सामंजस्य बनाए रखना। किसी बच्चे ने पूछा संसदीय लोकतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में क्या फर्क है? हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, जहाँ पे संसद की भूमिका प्राथमिक है, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति की बात कही गई है। Does कैबिनेट सेक्रेटरी असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम? नहीं बच्चों, कैबिनेट सेक्रेटरी केवल पीएम को असिस्ट करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी इज ओनली असिस्टिंग पीएम, और कैबिनेट मिनिस्टर्स, एवरी कैबिनेट मिनिस्टर कैन टेक असिस्टेंस ऑफ देयर सेक्रेटरी। हर कैबिनेट मिनिस्टर का अलग से सेक्रेटरी होता है, और उन्हीं का कॉम्बिनेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। किसी बच्चे को लाभ का पद क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी पार्लियामेंट में आएंगे बच्चों, बता देंगे, या कहो अभी पार्लियामेंट, हम राष्ट्रपति खत्म करके फिर पार्लियामेंट में आ जाएंगे, राष्ट्रपति खत्म कर देंगे फिर पार्लियामेंट में आ जाएंगे, या कह दो पहले पार्लियामेंट शुरू कर देते हैं फिर उसके बाद राष्ट्रपति पर आ जाएंगे। पीएम कार्य पहले पार्लियामेंट खुद खत्म। किसी बच्चन का डीएमओ कलेक्टर में क्या फर्क होता है? अरे मेरे बच्चों, कलेक्टर का मतलब होता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, राजस्व, पैसा वसूलने वाला कलेक्टर है। जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब है जिसके पावर केवल राजस्व वसूलने की पावर नहीं है, बल्कि लोक व्यवस्था बनाए रखना, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, उसके बाद इलेक्शन करवाना,
बाकी विभागों में सामंजस्य करवाना। यानी हमारे यहाँ कलेक्टर का मतलब होता है केवल टैक्स वसूलना, केवल यही काम नहीं है। तो किसी बच्चे ने पूछा सम्यक सरकार, सामयिक सामयिक सरकार नहीं। अरे नहीं बच्चों, अगर अगर पीएम के पीएम के सारे काम आईएएस करता है, आईएएस ही पीएम क्यों नहीं हो जाता? अरे मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आईएएस पीएम हो जाएगा, जनता की बात ध्यान नहीं रखेगा। मोदी जी देखो, रोज लोगों के पास जाते हैं, रोज लोगों के पास जाते हैं, और इसलिए बाकायदा उनके लिए जनता की यही डेमोक्रेसी खास बात है। प्रशासनिक अधिकारी देखो बच्चों, 40 साल में नौकरी तक होते हैं। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को नहीं समझ होता तेल की कीमत बढ़ रही है, प्याज की कीमत बढ़ रही है। ये नेता को पता होता है, नेता जनता से मिलता रहता है। किसी बच्चे ने पूछा है प्रत्येक मिनिस्टर को सचिव की सलाह से कार्य करता? हाँ, प्रत्येक मिनिस्टर को सलाह देने के लिए सेक्रेटरी होता है। हाँ, वो सलाह माने न माने उसकी अपनी मर्जी है। कैबिनेट सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस होता है मेरे बच्चों? जो पीएम को हेड करता है, जो पीएम को सलाह देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जो सारे सेंट्रल सेक्रेटरीट को कोऑर्डिनेट करता है, वो सेंट्रल वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लास वर्क करना है, प्लीज गिव मी माई क्वेश्चन। क्लास वर्क करना है क्या सर? मतलब क्लास वर्क का मतलब क्या मुझे समझ पाया भाई? व्यवहारिक रूप में ही संविधान क्यों नहीं लिखा गया, फिर संवैधानिक रूप में क्यों व्यवहार? मेरे बच्चों देखो, अरे हमारे यहाँ लिखा हुआ है यार, सत्य में हो जयते, सत्य में हो जयते लिखा होता है ना। व्यवहार में कई बार उसको चेंज करना पड़ता है। किसी बच्चे ने पूछा है केंद्रीय सचिवालय की भूमिका का काम कैसे विपक्ष, नहीं 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 नहीं, एक बार मेरे बड़े दोस्तों, विपक्ष का कोई केंद्रीय सचिवालय सरकार का होता है। अरे केंद्रीय सचिवालय मंत्रियों का सचिवालय है ना मेरे बच्चों। विपक्ष का सचिवालय क्या होगा? आप फिर आपको कहोगे विपक्ष की बात कैसी जाएगी? अरे विपक्ष अपनी बात संसद में उठा सकता है, संसद में मंत्री इस बात को ध्यान रखेगा और फिर उस हिसाब से पॉलिसी बनेगी। किसी बच्चे ने कहा क्लास नोट्स, हाँ मेरे बच्चों देखो, क्लास में जो बोल रहे हैं पॉइंट वाइज आप लिख लोगे तो रिवीजन में आसानी रहेगी। बार बार आंसर लिखो तो आसान होता है, तो लिखना चाहिए क्लास में बैठ के, केवल बटन नहीं दबाना चाहिए। इसलिए मैं जो बच्चे केवल टाइप करते रहते हैं उसका मतलब सुनते नहीं हो। अपने हाथों से लिखोगे चीज याद हो जाएंगे, बाकी तो नोट्स आपको सब मिलेगा ही। क्लास करते समय बाकायदा चेयर पे बैठना चाहिए, टेबल चेयर पे बैठ के लिखना चाहिए। फिर किसी बच्चे डीएम एंड जुडिशरी में क्या फर्क होता है? अरे मेरे बच्चों, जुडिशरी का मतलब अभी आने दो, बता देंगे डीएम जुडिशरी में क्या फर्क होता है। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो जो बताया वो देख लो बस, उसमें कोई प्रॉब्लम बताओ। किसी ने पीएमओ के संविधान में, अरे दोस्तों संविधान में इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। संविधान में न तो सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, न तो, अरे भाई संविधान में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता बच्चों। हमारे 1000 लॉ है जो संविधान में ही लिखे गए हैं। संविधान क्या है? एक तरीके का फार्मूला है, जैसे फिजिक्स में फार्मूला होता है, तो हर किस थोड़ी लिखा जाता है। संविधान में केवल लिख दिया गया कि आपका फार्मूला क्या होना चाहिए। कि किसी ने सर विपक्ष के पास सेक्रेटरी होता है? अरे नहीं नहीं बच्चों, विपक्ष के पास स्वाभाविक रूप में, हाँ, जो विपक्षी दल का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये हमारे कानून है। जो विपक्षी दल का नेता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब उसको कुछ अधिकारी मिलते हैं सहायता के लिए। आईएएस और सेक्रेटरी नहीं मिलता। मंत्रिपरिषद दूसरी पार्टी के भी होते हैं। अरे हाँ भाई, जहाँ गठबंधन सरकार रहेगी वो दूसरी पार्टी के होंगे, एक दल की सरकार होगी केवल एक ही पार्टी के होंगे। फिर क्या जरूरी है कि आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करे? कैबिनेट सेक्रेटरी ही प्रमोशन मिलेगी? नहीं। देखो 99% में आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी बनता है, लेकिन आजकल इसे पता है लेटरल एंट्री, ये बात ध्यान सुनने की है। आजकल बच्चों लेटरल एंट्री का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ वो भी कोई सचिव हो सकता है। लेटरल एंट्री क्या है? जैसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर या लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में आज की डेट में हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर भी इकोनॉमिक्स सेक्रेटरी हो सकता है, कोई प्रोफेसर भी शिक्षा का सेक्रेटरी हो सकता है, और कोई नॉन आईएएस ऑफिसर भी सेक्रेटरी बन सकता है। दैट इज पॉसिबल, वो हो सकता है। कैसे प्रिपेयर करें पॉलिटिकली? अरे 2024 के लिए जो बता रहे बस उसी को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखो। फंडामेंटल ड्यूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बता दूंगा मैं। किसी बच्चा राहुल गांधी के लिए सचिव होगा क्या? नहीं बच्चों,
अपना सचिव रख सकते हैं अपने प्राइवेट खर्चे पर, सरकार कोई सचिव नहीं देगी क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। सचिव मिनिस्टर के लिए मिलता है, राहुल गांधी के लिए नहीं। आप कहोगे विपक्षी दल का नेता, तो विपक्षी दल के नेता वही नहीं है। सर पीएससी कैसे वर्क करती है? अरे पार्लियामेंट पर आएंगे तब तो बताएंगे। यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, मेरे बच्चों पार्लियामेंट पे आएंगे तब तो बताएंगे ये। डीएम आईएएस कलेक्टर में डिफरेंस क्या होता है यार, इनके काम क्या डिफरेंस है? अरे मेरे बच्चों, हर आईएएस ऑफिसर डीएम हो जरूर नहीं है। अरे आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी भी है, आईएएस ऑफिसर किसी का डायरेक्टर भी है, लेकिन डीएम सामान्यतः आईएएस ऑफिसर होता है। तो काम तो होता है, डीएम का काम केवल है कलेक्ट कर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम क्या है? लोक व्यवस्था बनाए रखना। सारा काम बड़ा होता है, चुनाव करवाना, प्रोटोकॉल करवाना, कोई मंत्री आ रहा है, कलेक्टर काम केवल कलेक्ट करना, पैसा कलेक्ट करना। तो हमें बता दिया है। सर आईएएस कोई पार्टी को सपोर्ट करे तो क्या होगा? अरे पहले तुम पढ़ लो यार ये सब बातें। अरे मेरे बच्चों, बुझक्कड़ वाली सुविधा मत पढ़ो। आईएएस बनने के बाद कौन कौन सुविधाएं मिलती है, अरे पहले पढ़ो, सुविधा बाद में देखना। आईएएस बनने के बाद क्या सुविधा मिलती है? समझ लो स्वर्ग चले गए, इतनी सुविधा मिलती है। अब पूछोगे स्वर्ग में जाकर क्या सुविधा मिलती है, तो स्वर्ग जाओगे तभी तो बात बनेगी, इसलिए भी तो अच्छे से पढ़ो। विपक्ष का नेता कोई मंत्री हो सकता है? अरे मेरे बच्चों, शब्द ही गलत पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो सांड दूध देता है, अरे जब विपक्ष का नेता होगा तो मंत्री कैसे होगा? तुम ये पूछ रहे हो चंद्रमा, चंद्रमा सूरज हो जाता है? ये दोनों में अंतर है यार। लाइक सर शादी ही नहीं हुई तुम। अच्छा बच्चे के शरारत कर रहे हैं। अब मैं अपोजिशन में डिले डिसीजन होगा ना? नहीं, सवाल आपका सही नहीं मेरे बच्चों। किसी बच्चे, गठबंधन सरकार क्या होती है? अरे मेरे बच्चे, जहां पे तमाम लोग मिल जाएं। गठबंधन सरकार का मतलब है तुम्हारे घर में कोई निर्णय हो, एक आदमी नहीं पूरा घर ही बैठ के निर्णय करे, गठबंधन सरकार है। क्या हर सांसद का एक सेक्रेटरी भी होता है क्या? अरे नहीं भाई। हाँ, आप पर्सनल आदमी रख सकता है, सरकार नहीं देती। पीएमओ बनाने की आवश्यकता क्या थी? अरे जैसे जैसे पीएम की भूमिका बढ़ती गई, सारा काम बढ़ते गए, तो पीएम पीएम रूप में उसने अपना एक सेक्रेटरी बना लिया। अच्छा अब बच्चे समाधान कर सकते हैं। अब बच्चों, अब हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम टॉपिक, अच्छा एक टॉपिक जो फंडामेंटल ड्यूटी वाला इसमें लगा हुआ है क्या? करवा दें सवाल, फंडामेंटल ड्यूटी का लगा हुआ है? नहीं नहीं, आपका स्लाइड थी, लगा हुआ है? यहाँ पे लगा था वो पहले। तो अच्छा अब ठीक है, अब हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए सभी। अरे मेरे बच्चे किसी बच्चे को पूछा भूख लगी है तो छुट्टी कर दो। अरे मेरे बच्चे, मैं छुट्टी कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लो। कैबिनेट मंत्री होता है या, ओ माय गॉड, कैबिनेट मंत्री होता है तो प्रमुख सचिव क्या होता है? अरे मेरे, प्रमुख सचिव उसका सहायक होता है जो उसको सहायता देता है। अब अब बच्चों हम काम करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति पर थोड़ा रुक कराएंगे। अब हम देखेंगे संसद, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति आ जाएंगे। लोकसभा देख लें, राज्यसभा देख लें, संसद देख लें। अब बच्चों जरा हम देखें, अब इनका कमेंट खत्म कर दीजिए। काउंसिल ऑफ स्टेट। तो बच्चों राष्ट्रपति आने से पहले हम लोकसभा राज्यसभा को बताते हैं, फिर प्रेसिडेंट पर आए तो बात ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि एक है हमारे यहाँ संसद के दो सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल। अब जरा देखो बच्चों, इनका मेंबर कौन हो सकता है? अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बातें, आखिर में काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा का मेंबर कौन होगा? इनके जो मेंबरशिप यानी सदस्यता की शर्तें, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मेंबरशिप, इनकी सदस्यता किसको मिलेगी? तो पहला पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया।
इसका मतलब बच्चों देखो, ये भारत के नागरिक होने विदेशी होने फर्क है। यानी हमारे यहाँ विदेशी आके आज की डेट में कोई कहीं घूम सकता है, टहल सकता है, कुछ खरीद सकता है, इन कंपनी लगा सकता है, सांसद नहीं हो सकता। क्योंकि सांसद तो वही होना चाहिए जो लोगों को जानता है, भारत को जानता है। तो विदेशी आदमी को सांसद बना दोगे, बिकॉज हम सांसद क्यों बनाते हैं? बिकॉज दैट पर्सन कैन रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। और दूसरा, भाई जनता की इच्छा जनता के बीच में रहेगा तब तो इच्छा समझेगा। और दूसरी बात है कि सांसद कौन होगा? लोकसभा के लिए 25 साल, 25 ईयर्स और लोकसभा और हाउस ऑफ पीपल 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, 25, और राज्यसभा के लिए 30, और काउंसिल ऑफ स्टेट 30। आप कहोगे बच्चों, और यही डिफरेंस विधानसभा की मेंबरशिप के लिए भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधानसभा जो राज्यों में होती है, विधानसभा का मतलब जो राज्यों में है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभा और लोकसभा की काफ़ी संरचनाएं जैसी चलती हैं। विधानसभा मतलब है जो राज्यों में है। तो अगर कोई लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो कम से कम 25 ईयर्स होना चाहिए, 25 ईयर कंप्लीट, रनिंग 25 नहीं। 24 साल पूरा हो गया, 25वां चल रहा है तो कोई सांसद नहीं बन सकता। 25 पूरा होना चाहिए, इन 26वां चल रहा हो, रनिंग 26, और इसमें 30। आप कहोगे सर ये बताओ, हमारे यहाँ जो भी चीज़ लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ वेरी लॉजिकल। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई बड़ी लॉजिकल है। आप कहोगे सर लोकसभा के लिए 25, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए 26, ऐसा क्यों? तो बच्चों आप याद रखना, 2530 की उम्र में 2530 की, 30 का मतलब 30 कॉम्प्लीट द सेम, नॉट रनिंग 30। आप याद रखना 2530 में बड़ा फर्क होता है। और इसलिए कहा गया 25 में क्या होता है, जहाँ पे हमारी इमोशंस बड़ी हावी होती है। और 25 में देखो यंग आदमी क्या होता है, बड़ा भावुक होता है, जैसे आप जैसा। बी प्रोफेशनल, एग्जाम के लिए बड़ा प्रोफेशनल हमें होना है, भावुक नहीं होना है। हम क्या सोच रहे हैं दुनिया की सारी जानकारी हमें मिल जाए? बच्चों अपने काम की जानकारी इतनी आपके पास है कि उतना जाने की जरूरत ही नहीं। तो हमेशा क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, क्या जरूरी है, किताब पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। नहीं तो दुनिया में इतने सवाल है कि सवाल ही पूछते रह जाओगे। इसलिए अब 30 साल राज्यसभा के लिए क्यों है? लॉजिकल है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा संयोग से ही लिखा गया है। और 30 साल इसलिए, इसका मतलब है राज्यसभा में जाने के लिए सीनियर होना चाहिए। राज्यसभा में थोड़ा सीनियरिटी होनी चाहिए, इसका मतलब है राज्यसभा इज हाउस ऑफ सीनियर्स और लोकसभा इज हाउस ऑफ यंगस्टर्स। तो हमारे पास यंग लोग भी होने चाहिए, क्योंकि जो भावना बता पाए। और एक खास बात है, 30 साल में क्या हो जाता है, व्यक्ति बड़ा रेशनल हो जाता है। अब और अभी अभी आप यंग एज में हो तो आप सोचते सारे सवाल पूछ ले, सब कुछ हम ही कर ले। नहीं, अरे भाई 30 साल का आदमी होता है तो ना, फिर बोलो उसके में 25 साल का आदमी दिल तो पागल है, ऐसा फीलिंग आती है। और ऐसा फीलिंग आती है कि एक बार हमें बस, एक बार मैं नेता बन जाऊं तो फिर डीएम बन जाऊं, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। 30 साल का आदमी बहुत मेच्योर हो जाता है, इसलिए ये अमर जानबूझ कर रखा गया है। लेकिन दोस्तों राघव चड्ढा जैसी किस्मत कम ही लोगों की होती है। तो राघव चड्ढा लगभग 30 साल की उम्र में राज्यसभा मेंबर बन गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 30 साल में कोई मेंबर ऑफ राज्यसभा हो सकता है, 25 साल में कोई एमएलए भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है। लेकिन या तो वो तेजस्वी यादव जैसा हो, जो 25 साल पूरा करते एमएलए बन जाए, बहुत कम ऐसा होता है, सांसद भी बहुत कम ऐसे होते हैं। या तो वो फिर राघव चड्ढा जैसा हो, राघव चड्ढा तो पूछो मत दोस्तों, 30 साल पूरा नहीं हुआ राज्यसभा में चले गए, और राज्यसभा में जाते जाते उन्हें पता नहीं क्या क्या गिफ्ट मिल गया, आप तो जानते हो। ऐसी किस्मत कम लोगों की होती है। अदरवाइज राज्यसभा में एवरेज लोग जाते हैं 60 साल की उम्र में। एवरेज राज्यसभा में जाने वाले 60 साल की उम्र के लोग हैं। 60-70 साल से पहले कोई राज्यसभा में जा नहीं पाता। तो बच्चों ये भी सीखने की बात है। कई बार बच्चे क्या होता है, मान लो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में कोई बार असफलता मिल गई, एग्जाम में कहीं फेल हो गए, कहीं दिल टूट गया, ये सब हो गया। अरे बच्चों देखो, पॉलिटिशियन से सीखो। 70-70 साल तक, अभी शरद पवार को देखो 80+ में। हमारे यहाँ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो 90 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे।
और हम क्या कहते हैं 60 साल में जीवन खत्म हो गया। और कई बार बच्चों को लोग डरा देते हैं, अरे 25 साल हो गई है, उम्र चली जा रही है, 30 साल हो गई है, अब क्या करोगे। कई बार बच्चे बहुत डराते हैं लोग, अरे मेरे बच्चों प्रेसिडेंट 70 ईयर्स के बाद बनता है, राज्यसभा में लोग 60 ईयर्स के बाद ही जाते हैं। तो संविधान में लिखा गया 30 ईयर्स और लोकसभा के लिए 25। तो रीजन बहुत स्पष्ट है क्यों ऐसा अंतर हमने किया है। क्योंकि राज्यसभा में कौन लोग जाएंगे, जो मेच्योर होने चाहिए, थोड़ा तार्किक होने चाहिए। और लोकसभा में कौन लोग जाएंगे, जो जनता की इच्छा को बता पाए, जो भावनात्मक हो जाए। और फिर क्वालिफिकेशन क्या है, तीसरा तीसरा है, तीसरी यही बस एक डिफरेंस है लोकसभा राज्यसभा, बाकी सब चीज सेम है। क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो जो क्वालिफिकेशन है वो एक ही जैसी है। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एक ही जैसी है, बस एक स्लाइड चेंज है 25 और 30 का। इसमें क्या है, दे मस्ट गेट ओथ एंड अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल। तो तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेना चाहिए। तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेना चाहिए। दे मस्ट गेट एन ओथ एंड अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल। दे मस्ट गेट ओथ एंड अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल। अब देखो बच्चों, इसका मतलब है तीसरी सूची के अनुसार शपथ लेना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है कोई लोकसभा से चुनाव जीत गया, इससे ही कोई लोकसभा मेंबर नहीं होगा। ओथ एंड अफर्मेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बिना ओथ अफर्मेशन लिए कोई मेंबर नहीं हो सकता लोकसभा का, हमारा संविधान ऐसा मानता है। तो ओथ एंड अफर्मेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। बिना उसके कोई मेंबर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कोई निर्वाचन के द्वारा एन और पीटी के लिए बातें बड़ी जरूरी होती हैं। और कई बार हम बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कई बार देखो कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ टू मेंबर ऑफ लोकसभा अलग है, व्हाट इज डिसक्वालिफिकेशन अलग है। मैं योग्यता की बात कर रहा हूँ, अयोग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद अब चूंकि आप जानते हो इतनी बात लिख दी गई, अब सब तो लिखा नहीं आ सकता। लास्ट ये भी कह दिया गया, अगर फर्दर कोई क्वालिफिकेशन बनाना है तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, संसद विधि के द्वारा अन्य योग्यताएं भी तय कर सकती है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन पार्लियामेंट कैन enact any further qualification to be a member of parliament. Parliament can enact or add any further qualification. Any further qualification for becoming membership of parliament. पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए और भी कोई क्वालिफिकेशन संसद बना सकती है। और अब देखोगे उसके लिए फिर संसद ने क्या रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स 1950 ये बात लिखी गई है। इसका मतलब है कि मान लो फर्दर क्वालिफिकेशन क्या है, इफ सम मेंबर वांट टू कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई मेंबर है जो कि चुनाव लड़ना चाहता है कहीं से, तो उसका उसमें नाम होना चाहिए, इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए। बात ध्यान सुनने की है बच्चों, ये पीटी के लिए बड़ा जरूरी है। जरा सोच के देखो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कहीं पे चुनाव लड़ना चाहता है, ये क्वालिफिकेशन हो गई, उसको पैसा भी डिपॉजिट करना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दैट इज इनेक्टेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर देखो मोदी जी का नाम कहाँ पे था, मोदी जी का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में वडोदरा में था, बट ही इज विनिंग इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी। इसका मतलब है लोकसभा के इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नाम होना चाहिए। यू कैन विन इलेक्शन फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन एमएलए के लिए क्या होता है,
क्वालिफिकेशन एमएलए भी सेम है। एमएलए के लिए ऐसा है कि आपका नाम उस राज्य में होना चाहिए, इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम उस राज्य में होना चाहिए, तभी आप कॉन्टेस्ट कर पाओगे इलेक्शन के लिए। ये पार्लियामेंट ने बना रखा है। इसे अब देखो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 51, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1951 पार्लियामेंट ने बना रखा है, जिसके द्वारा ये तय किया जाए कि और क्या क्या योग्यताएं हम बना सकते हैं। उसी लिए भी ये जरूरी है कि जब हमारा नाम कम से कम निर्वाचक नामावली में होना चाहिए। निर्वाचक नामावली में इलेक्टोरल लिस्ट में कैंडिडेट का नाम होना चाहिए। लोकसभा के लिए पूरे इंडिया में कहीं एक, ऐसा नहीं है कि जहां से आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन अगर आपका नाम उस, मतलब मान लो कि मोदी ने आज तक कभी वाराणसी में वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका नाम वहां की लिस्ट में नहीं है, उनका नाम तो वडोदरा की लिस्ट में है, तो वोट वो वडोदरा के लिए करते हैं, लेकिन पीएम है और वाराणसी से। ये लोकसभा की मेंबरशिप है, जो कि लोकसभा राज्यसभा की हमारे पास मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन कॉमन है, बस एज में डिफरेंस किया गया है। एज में डिफरेंस किया गया है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ यही डेमोक्रेसी खास बात है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट भी बन सकता है। लेकिन आप जानते हो कि फिर लोकसभा राज्यसभा दो मेंबरशिप क्यों लाई गई? तो आप सवाल पूछोगे, सर ये बताओ दो क्यों लाई गई? अगर अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है ये भी आप पूछोगे, तो दो क्यों लाई गई ये भी पूछोगे। अगला क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन बता देंगे आपको कल, आज के लिए इतना है, डिस्क्वालिफिकेशन कल। तो हम इसी बात को लोकसभा राज्यसभा आगे बढ़ाएंगे। और प्लीज वंस बिफोर अटेंडिंग द क्लास रीड आउट वंस, यानी कब कब आप पढ़ के भी आओ बच्चों, तब बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक बात रहेंगी। और हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछो, जो थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओ, ज़्यादा दिल तो पागल है वाली बात मत करो। बाकी कल